तो देखिए, जब इंटरव्यू में जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम पे, और ये भी याद रखिएगा कि केवल इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे यूपी में जो सिलेबस चेंज हुआ है पेपर 5 और पेपर 6, उसमें पेपर 5 में देखिएगा फिफ्थ में लॉ एंड ऑर्डर और ऑर्गेनाइज क्राइम का अलग से चैप्टर भी है। तो वहां भी आपको ये क्या करेगा, काम आएगा। तो ऑर्गेनाइज क्राइम की जब बात करेंगे तो हमें 3 प्रश्नों का उत्तर बेसिकली क्या करना है, देना है। पहला प्रश्न इसमें यह है कि ये इलाका देखिए वेस्ट यूपी का है, ये इलाका क्या है, ईस्ट यूपी का है, और ये इलाका बुंदेलखंड का है। मोटे मोटे हम 3 पार्ट में क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बुंदेलखंड में आपको कोई बहुत बड़ा बाहुबली नहीं मिला होगा जो माफिया के रूप में बहुत ज्यादा क्या हो, फेमस है। आप लोग यूपी के हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी में आप देख रहे होंगे बाहुबलियों का एक बहुत बड़ा आपको मिलेगा, बहुत बड़े स्तर पर क्या मिलेंगे, बाहुबली। तो पहला तो हमें यह समझना है कि आखिर वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी में बाहुबली क्यों इतने ज्यादा पाए जाते हैं और बुंदेलखंड में क्यों नहीं पाए जाते। बुंदेलखंड में डाकू पाए जाते हैं, खनन माफिया पाए जाएंगे, पर जैसा आप कहते हैं फलाने भाई ढिमकाने भाई, उस तरह का कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि आप ये देखेंगे कि वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के दोनों के माफियाओं में एक स्ट्रक्चरल, एक संरचनात्मक अंतर है। अभी बताएंगे अंतर क्या है। वेस्ट यूपी का माफिया आप देखेंगे कभी भी आपको ये नहीं देखेगा कि वो कैबिनेट मंत्री बन गया हो। याद करके बताइए कोई कैबिनेट मंत्री आपको वेस्ट यूपी का पता हो। पर ईस्ट यूपी में तो मैं नाम नहीं लूंगा, सारे ज्यादातर सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री। लेकिन वेस्ट यूपी में ज्यादा से ज्यादा वो ब्लॉक प्रमुख है, बहुत ज्यादा होंगे जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे, वो सांसद और कैबिनेट मंत्री वाली बात नहीं होगी। ये तो एक अंतर बताया। हमें यह समझना है कि वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के माफियाओं के बाहुबलियों के बीच में अंतर क्या है, और क्यों पुलिस का मानना है कि वेस्ट यूपी में माफिया के ढांचे को ढाना मुश्किल है और ईस्ट यूपी में माफिया के ढांचे को ढाना थोड़ा सा क्या है, आसान है। ये दो अंतर भी आपको क्या करना है, समझना है। तीसरा पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव में, पेपर 2 के भी पर्सपेक्टिव। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम यूपी की बात करें या बिहार की बात करें तो यहां पर 3 संस्थाएं हैं। एक है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज, एक है समाज यानी सोसाइटी, और दूसरा है माफिया या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहुबली। प्रश्न ये है कि हम 21वीं सदी के समाज में रहते हैं, ऐसा क्यों है कि समाज की नजर में ये बाहुबली बड़े ग्लैमरस लोग हैं। एक नई जनरेशन इनको फॉलो करने की कोशिश करती, और ये जितने भी बाहुबली हैं या तो अपनी जाति के नायक हैं या अपनी धर्म के क्या हैं, नायक। या तो वो कोई राजपूतों के नायक हैं, कोई ब्राह्मणों का नायक है, कोई यादवों का नायक है, कोई मुस्लिमों का नायक है, यानी वो हीरोइक इमेज है, और समाज में उनकी स्वीकार्यता बहुत ही क्या है, ज्यादा है। क्या रीजन है? और फिर यही रीजन आपको बताना होगा कि अगर स्वीकार्यता है तो ये याद रखिएगा, अगर ये बाहुबली चुनाव में खड़े होंगे तो लोग भय से इन्हें वोट नहीं देते हैं, ये उनकी पसंद है। उन्हें लगता है कि इससे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। तो जब हम टॉप पर रहकर देखते हैं कि हमें चुनाव आयोग से कहना है कि बाहुबली अपना रिकॉर्ड सामने रख दें, ये है ना कि अपने सारे वो रखेंगे, आप देखिएगा रिकॉर्ड रख रहे हैं फिर भी वो जीत रहे हैं। तो प्रॉब्लम बाहुबलियों से ज्यादा प्रॉब्लम कहां है, समाज। हम किसी को ग्लैमरस बना के इतना क्यों देख रहे हैं, और इसका पता कैसे चलता है। समाज फिल्मों का क्या होता है, एक दर्पण है, दाईना है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को नोटिस करिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितने भी बड़े बड़े इस समय आ रहे हैं वो कौन है, आप देखिए रक्तांचल, और इसकी देखिएगा पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। आप देखिएगा रंगबाज, आप देखिएगा मिर्जापुर। ये पॉपुलैरिटी क्या शो करती है कि समाज में एक बड़ा जो यूथ है वो इनको हीरोइक रूप में क्या करता है, देखता है। और एक और भी खास बात है, जो पुलिस वाले इनका इनकाउंटर करते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं,
यानी दो एक्सट्रीम पॉइंट आप समझिए। जो बाहुबली है वो भी समाज के लिए हीरो है, और वो जो लोग उनको दबंगई से मार डालते हैं, पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं, वो भी हमारे समाज के लिए क्या है? नायक। कोई पुलिस वाला जो ह्यूमन राइट्स में विश्वास करता हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में विश्वास करता हो, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत काम कर रहा हो, क्या आपने देखा कभी उस पर कोई सीरियल बना हो? क्या कोई उस पर फिल्म बनी हो? और वो फिल्म बनी हो, चली हो, पर अब तक 56 चल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 56 लोगों का क्या कर देता है? इनकाउंटर कर देता है। इसका मतलब, और एक चीज और नोटिस करिएगा, क्या किसी डीएम की नजर से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कभी बताई गई फिल्मों में? नहीं, क्योंकि डीएम के पास वर्दी नहीं है, रुतबा नहीं है, जबकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लॉ एंड ऑर्डर को सॉल्व करने की क्या है? अंतिम इकाई। यानी समाज के नजर में आखिर ये लोग क्यों हीरोइक बनकर आते हैं, पहले तो हमें ये समझने की क्या करना है? कोशिश करनी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा था तो समाज इन्हें क्यों पसंद करता है, एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा है राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है कि ये बाहुबलियों को टिकट देते, जबकि एक सर्वे में ये पाया गया कि ये बाहुबली न तो किसी विचारधारा के प्रति निष्ठा रखते हैं, ना किसी पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं। जो पार्टी इन्हें टिकट देती है उसकी तरफ ये क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। और आप पिछले 20 सालों का आप स्टडी करिएगा, यूपी में सबसे ज्यादा पार्टियों में टूट फूट या चेंज किया होगा तो इन्हीं लोगों ने क्या किया होगा? किया होगा। मैं राजनीतिक दल का मुखिया हूं और मुझे लगता है कि ये हमारी निष्ठा इनके साथ नहीं जुड़ी हुई, फिर भी मैं टिकट दे रहा हूं, तो जरूर उस व्यवस्था को समझने की क्या है? जरूरत। क्यों है मजबूर है कि वो बाहुबलियों को क्या दें? टिकट। और तीसरी चीज जो जाननी है कि राजनीतिक दल और समाज के बीच में रिश्तों में क्या समाज राजनीतिक दलों से कोई प्रश्न उठाते हैं कि आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं? क्या कोई ऑनलाइन कैंपेन चलाई जाती है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी माफिया को टिकट दे रहा है तो क्या आज की इंफॉर्मेशन दुनिया में उस एरिया के सभी लोग एक ऑनलाइन कैंपेन चला देते हैं कि आप अगर इस माफिया को टिकट देंगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति हमारा विश्वास नहीं हो? ऐसे आपने देखा नहीं हो। इसके बीच में काम कर रही है कौन? पुलिस। वो राजनीतिक दल से भी आती है, वो समाज के अंदर का भी प्रतिनिधित्व करती है, और फिर वो बाहुबलियों से भी कैसे जुड़ जाती है? यहीं से मुद्दा जुड़ा है। पुलिस भी जातिवादी हो जाती है, पुलिस भी धार्मिक हो जाती है, और फिर पुलिस के निर्णय पर हम प्रश्न चिन्ह उठाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। इसके लिए घटना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो संपूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना इंपॉर्टेंट होती है जहां से इन संस्थाओं का क्या होता है? जन्म होता है। तो मुद्दा हम आपको क्या समझाएंगे कि सामाजिक आर्थिक संरचना क्या है, और उस सामाजिक आर्थिक संरचना में आपको बताएंगे कैसे ये स्थितियां क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तो इतने प्रश्नों का आपको क्या करना है? उत्तर देना है। पहला प्रश्न लेकर चलते हैं कि वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के माफियाओं के बीच में पहला अंतर क्या है? 3 प्रश्न थे ना, 3 प्रश्नों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के माफियाओं के बीच का मुख्य अंतर क्या है, कैसे है, ये हमें क्या करना है? जानना। पहला अंतर जो महत्वपूर्ण आपको जानना है वो ये है कि वेस्ट यूपी में जितना भी माफिया मिलेगा उसकी शिक्षा देखिएगा बहुत ही कम होगी। ज्यादातर माफिया हाई स्कूल से ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं। लेकिन जब आप ईस्ट यूपी में जाएंगे तो जितने भी माफिया है मैक्सिमम उसमें 90% लोग मिनिमम क्या होंगे? ग्रेजुएट होंगे। कई तो देखिएगा एमएससी होंगे, एमकॉम होंगे, और बड़ी डिग्रियां उनके पास होगी, यानी पीएचडी तक भी क्या है? किए। क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसी बात है? क्योंकि वेस्ट यूपी में तो कॉलेज बहुत हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नजदीक है। तो ईस्ट यूपी में कोई ग्रेजुएट क्यों होता है? और एक इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि ईस्ट यूपी के जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सब कहीं ना कहीं छात्र संघ की राजनीति से क्या होंगे? जुड़े होंगे। क्यों ऐसा है कि ये तो इनकी तो हाई स्कूल पास ही नहीं है, तो जाहिर बात है कि छात्र संघ का ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ये ग्रेजुएट भी हैं और ये छात्र संघ से जुड़कर फिर इन्होंने बाहुबली के क्षेत्र में क्या किया है? प्रवेश किया है। तो पहला अंतर तो आपको यह समझने की क्या है? जरूरत है।
दूसरा अंतर द्वारा समझिए, समझाएंगे इसका रीजन क्या है। रीजन तभी समझ पाएंगे जब सामाजिक आर्थिक संरचना को आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, मैंने कहा कि ये जितने भी माफिया बाहुबली इस एरिया के, ये कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम है, खत्म नहीं है, कम है। तीर का मतलब क्या हुआ, कम हुआ। ये ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि हम जिला पंचायत में जीत जाए, अभी मैंने बताया, प्रधान बन जाएं या ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, और ये साध्य के रूप में केवल चाहते हैं अपराधी बनना और आर्थिक रूप से अपने को क्या करना, मजबूत करना। पर पूरब में जब आएंगे तो पूरब के लिए, हर माफिया के लिए साध्य है राजनीति और साधन है अपराध। उसे अपराध नहीं करना है, अपराध एक गेटवे है, प्रवेश द्वार है, जिससे कि वो क्या करता है, वहां पहुंचता है। और जब साध्य राजनीति है, साधन अपराध है, तो एक कैरेक्टर में भी अंतर आए। मैं पश्चिम का, गाजियाबाद का अपराधी हूं और मैं केवल पैसा कमाना चाहता हूं, तो पैसे को कहां खर्च करूंगा, इस तरह के पैसे को बिजनेस में तो नहीं लगाऊंगा, रियल एस्टेट में लगा दूंगा, और ज्यादातर पैसा मैं अय्याशी में क्या करूंगा, खर्च करूंगा। लेकिन पूरब के सभी बाहुबलियों को चुनाव लड़ना है अंतिम, तो अपनी इमेज बनानी है किस रूप में, रॉबिन हुड के रूप। और जब रॉबिन हुड के रूप में बनाना है तो अपने चरित्र पर बहुत बल देंगे। आप देखिए कैरेक्टर को कैसे मेंटेन किया जाए, पूरब का हर अपराधी, क्योंकि उसको पता है अगर कैरेक्टर एसेसिनेशन हो गया तो रॉबिन हुड की इमेज जो उसकी थी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वो उसे मेंटेन करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। पूरब में ऐसा, पश्चिम में ऐसा नहीं होगा। वो खूब उड़ाएगा, खूब कमाएगा, और फिर कहीं इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उसको लगता है जीवन का मतलब क्या है, यही। तीसरा, पश्चिम के अपराधियों में खास बात क्या है, ये ज्यादातर समानता पर आधारित। 10 गुट हैं, 10ओं के नहीं, कोई दुजाना है, कोई भाटी है, कोई कुछ है, सब बराबर हैं। कोई किसी को चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है। और यह समानता ज्यादातर ट्राइबल सोसाइटी में जातीय है या धार्मिक। कोई गुजरों का नेता है, कोई जाटों का नेता है, कोई मुस्लिमों का नेता है। तो पश्चिम में 3 लोग हैं, जाट, मुस्लिम, गुजर, और थोड़े बहुत त्यागी। 3 डोमिनेंट करते हैं और एक चौथा क्या है, त्यागी। पूरब में समानता नहीं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। एक बड़े भैया होते हैं, बड़े माफिया, उनके नीचे छोटे वाले भैया होते हैं, उनके नीचे छोटे वाले भैया होते हैं, ऊपर से नीचे तक क्या है, एक संरचना। और जो बड़े वाले भैया हैं तो ये अपने जात या धर्म के लीडर। लेकिन अगर हम मुख्तार अंसारी हैं तो हमारे गैंग में ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि उन्हें चरित्र बचाना है, तो वो लूट अपहरण में कम हिस्सेदारी करते हैं। यहां सब कर लेंगे, वहां नहीं करेंगे। तो उनके पास क्या है, चरित्र को बचाने का एक ही तरीका है, वो है टेंडर। वो सरकारी टेंडरों पर फोकस करते हैं। और सरकारी टेंडर में सबसे बड़ा टेंडर होता है रेलवे का, कोयले का, पीडब्ल्यूडी का, इरिगेशन का। ये जो टेंडर हैं, ये इन पर कैसे कब्जा जमाया जाए, और उस कब्जे के लिए नीचे से ऊपर तक के अपराधी एक दूसरे से क्या हैं, लिंक। इसलिए जब आपको बताएंगे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, तो पुलिस क्या कहती है, जहां कई लीडर होते हैं उनको दबाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। पर यहां अगर हमने एक तंत्र को खत्म कर दिया तो नीचे का तंत्र अपने आप ही क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो पूरब और पश्चिम के अपराधियों में एक तीसरा अंतर मुख्यतः ये है। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है, यहां पर जातीय और धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यहां भी। यहां सापेक्षता क्या है, कम है। पर पश्चिम में आप देखिएगा, विशेषकर धार्मिक कट्टरता 2 घटनाओं से बहुत बढ़ गई। 1987 में मेरठ का हाशिमपुरा कांड। इस हाशिमपुरा कांड ने, इसका डिटेल हम बताएंगे, कैसे लोगों के अंदर हिंदू बनाम मुस्लिम की चेतना को क्या कर दिया, पैदा कर दिया। और 2013 में
मुजफ्फरनगर कांड। यानी यहां की जो कट्टरता है एक गुट एक जाति के लोगों का है, एक धर्म के लोगों का। पर हमने कहा यहां पर पूरब में ऐसी बात नहीं। जाहिर बात अगर इसे समझना है तो आपको क्या करना होगा, पश्चिम की सामाजिक आर्थिक संरचना को समझना होगा, पूरब की आर्थिक सामाजिक संरचना को समझना होगा, और इन्हें देखकर ये देखना होगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी पॉलिसी बनाएं जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में काम करे और हम एक शांत और समृद्धि पूर्वक उत्तर प्रदेश का निर्माण कर सकें। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पहले पश्चिम की संरचना की और सामाजिक आर्थिक संरचना की और फिर पूरब की।